गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, व्हाट्सअप लेजेंड। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कल तक हम लोगों ने क्या देख लिया था? कल वाली क्लास में हम लोग फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को देख चुके हैं कि एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है, इसके बारे में हम लोग सारी चीज़ें देख चुके हैं। और एक टॉपिक और था, इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार। अब एक टॉपिक बचा है जो कि बहुत स्पीड में खत्म हो जाएगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये टॉपिक सिर्फ बचा हुआ है और आई होप कि इसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारी चीज़ें आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होंगी। नहीं की होंगी तो उससे अच्छा है, क्योंकि इससे मेरा पैसा बनता है। तुम लोग यहाँ रहोगे तो मेरा पैसा बनेगा। फिलहाल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इसके ऊपर पूरा फोकस करते हैं। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती क्या है? जैसे कि हमने आप लोगों को कल बताया था कि इकोसिस्टम के कुछ फंक्शन होते हैं। इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी और जो न्यूट्रिएंट है, बस ये घुमा फिरा करेंगे, सर्कुलेशन चला करता है। यही मेन इसका फंक्शन है कि किस तरीके से एनर्जी आगे बढ़ रही है और किस तरीके से न्यूट्रिएंट ऊपर नीचे आगे पीछे चल रहा है। बस इसका मेन फंक्शन जैसे ही होता है। तो एनर्जी का फ्लो पिछले वाली क्लास में देख चुके हैं। अब आज हमको देखना है कि न्यूट्रिएंट का फ्लो किस तरीके से होता है। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है, किस तरीके से जो खनिज पदार्थ होते हैं वो कैसे पूरे इकोसिस्टम में आगे पीछे रहते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें बस एक कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बस इसको समझना है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब क्या कि जो न्यूट्रिएंट हैं वो कहीं पर हैं, वो कहीं पर हैं, कहीं पर पाए जाते हैं और वो एक जगह से चेंज होकर दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह। जैसे अब एक न्यूट्रिएंट पाया जाता है नाइट्रोजन। ये कहां पाया जाता है? वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर से वो कहां जाता है? प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट से एनिमल में और एनिमल से फिर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। ये एक साइकिल है। तो क्या हुआ? एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से अगर हम वाटर के बारे में बात करें तो वाटर हर जगह अवेलेबल है ना। वाटर जैसे मान लीजिए कि इवेपोरेशन हुआ, मतलब कि वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो वो जो वाष्प था वो कहां गया? वायुमंडल है। वायुमंडल में गया, वहां पे जाके क्या बना? बादल। बादल बनने के बाद वो फिर पानी बरस के फिर से वाटर जहां से निकला था ओशन से वहीं पे जाके चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। इसी तरीके से एक होता है कार्बन। कार्बन कहां पर अवेलेबल है? एटमॉस्फेयर में है, ओशन में, बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी, उसको क्या करते हैं? प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों अपने अपने तरीके से इसको यूज करते हैं। जो प्लांट होते हैं इसका यूज करके दो चीजें करते हैं। क्या क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और साथ ही साथ निकालते भी तो हैं, रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन करना। श्वसन में ये गैस निकालते हैं और वाष्पोत्सर्जन में ये गैस इनहेल करते हैं, मतलब कि अंदर प्लांट लेते हैं। अब जब इनहेल की प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में, तो ये कार्बन कहाँ चला गया? प्लांट में चला गया। और प्लांट को किसने खाया? एनिमल ने खाया। एनिमल फिर जब मर गया तो फिर वो कार्बन कहाँ से निकल के वापस चली गई? एटमॉस्फेयर में। इसी तरीके से फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस कहाँ जाता है? फास्फोरस को अगर हम देखेंगे तो ये चट्टानों में, ये सब जमीन में, क्रस्ट में पाया जाता है। अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। अब अर्थ की क्रस्ट से निकलने के बाद अब इस पे क्या होता है? इस पर आप लोगों को पता होगा, वेदरिंग, इरोजन, है ना। ये सारी जब एक्टिविटी होती है तो जहां पर ये फास्फोरस होगा वहां से निकलकर किसी दूसरी जगह जाता है, हवा के जरिए से, पानी के जरिए से, और जिसको इसकी जरूरत होती है वाटर बॉडी में पहुंचा तो वहां के एनिमल्स से इसको यूज कर लिया और ये घूम फिरा के ऐसे ऐसे करते 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 फिर अपनी ही पोजीशन पे पहुंचता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एटमॉस्फेयर, जो पूरे हमारे सिस्टम में जो आपकी न्यूट्रिएंट हैं
वो पाए जाते हैं और वहां से जाने के बाद उसको अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने अपने तरीके से उसको यूज करते हैं। यूज करने के बाद वो जब यूज करते हैं, मरने के बाद वो फिर उसी जगह पर पहुंच जाती है। इतनी बात हमको बस ध्यान में रखनी है। अब इस रिस्पेक्ट में बस हमको दो इंपॉर्टेंट चीजें और ध्यान में रखनी है कि जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक ये होता है रिप्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि इसका रिप्लेसमेंट कितनी अच्छे तरीके से हो रहा है, और एक होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट है इनका रिजर्वॉयर कहां पर है। रिजर्वॉयर का मतलब क्या है कि ये कहां पर इनका स्टोरेज है। ठीक, रिप्लेसमेंट के आधार पर ये दो तरीके की होती है, परफेक्ट और दूसरी इम्परफेक्ट। अभी समझ जाओगे, पूरा खाली लिख लेंगे समझ जाएंगे। और रिजर्वॉयर के आधार पर क्या होती है, ये एक होती है गैसियस और सेडिमेंट्री। देखो, तो अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करें बेसिक सा, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का बस कॉन्सेप्ट ये है कि एटमॉस्फेयर में, सेडिमेंट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमारे इकोसिस्टम में रेगुलर बेसिस पे रिसाइकिल हुआ करते हैं। अब जो ये न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो दो आधार पर किया जाता है। एक होता है रिप्लेसमेंट के आधार पर और एक होता है रिजर्वायर के आधार पर। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या कि कहीं पर ये रिजर्व्ड थे, वहां से निकलने के बाद किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में गए, फिर तीसरे में गए, चौथे में गए, पांचवें में गए, और ये जो जाने का तरीका है इसमें कितने अच्छे तरीके से पूरे तरीके से रिप्लेस हुए हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल देखना, जो वाटर होता है जिसको हम लोग H2O बोलते हैं। अब ये बताओ, ये H2O जो था ओशियन से कहा गया एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जाके क्या बना, क्लाउड, मतलब कि बादल बना, और बादल बनने के बाद इसका प्रेसिपिटेशन हो गया। प्रेसिपिटेशन का मतलब पानी बरस गया, और पानी बरसने के बाद ये फिर ओशियन में पहुंच गया। अब बताओ इसमें कितना % पानी जो है वो खराब हुआ, बहुत कम, ना के बराबर। तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरह की जो साइकिल होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट साइकिल। ऐसे न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन है, कार्बन में कुछ इसी तरीके का ही है, नियरली परफेक्ट है। तो जितनी भी गैसियस होती हैं, जितनी भी गैसियस आपके न्यूट्रिएंट होते हैं जिनका रिजर्वायर गैस में अवेलेबल होता है, वो सब नियरली क्या होती है, परफेक्ट साइकिल होती है। अब ये सोचो कि अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देखो, मान लो फास्फोरस था, मान लो कि 100 यूनिट वो डिग्रेड हुआ, और डिग्रेड होने के बाद कहीं आगे बढ़ा, दूसरे ऑर्गेनिज्म में गया। अब ये बताओ 100 यूनिट का वापस उसी जगह पे कितना पहुंचेगा, कम में पहुंचेगा, मतलब इसकी रिस्पेक्ट में बहुत कम पहुंचेगा ना, इसी वजह से इसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। मतलब कि जो ये होती हैं सेडिमेंट्री वाली साइकिल जो होती है, रिजर्वायर जिनका सेडिमेंट में होता है, वो नियरली इम्परफेक्ट होती हैं, और जितनी भी गैसियस आपके न्यूट्रिएंट होते हैं वो नियरली क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। बस इतना सा ही ध्यान में रखना है। ठीक, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एक प्रोसेस है जिसके जरिए से न्यूट्रिएंट जो कहीं पर भी अवेलेबल हो, चाहे सेडिमेंट में हो चाहे गैस में हो, वो एक प्रजाति के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे में, और इसी तरीके से वो सर्कुलेशन में रहता है। इसको क्लासिफाई करने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है रिप्लेसमेंट के आधार पर और दूसरा होता है रिजर्वायर के आधार पर। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक साइकिल कितनी तरीके से 100% पूरी कंप्लीट होती है, उसको हम लोग परफेक्ट बोलते हैं। एक साइकिल जो 100% नहीं होती, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट बोलते हैं। अब दूसरा वाला क्या होता है कि इनका रिजर्वायर कहां पर है, जितनी भी गैसियस होती हैं जिनका अगर एटमॉस्फेयर में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस साइकिल बोलते हैं। और जिसका रिजर्वायर आपका सेडिमेंट में, या बोल सकता हूं मैं क्रस्ट में पाया जाता है, अर्थ की क्रस्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रिजर्वायर बोला जाता है इसको। अब खाली क्लासिफिकेशन ये देखना पड़ेगा। अब मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम लिख रहा हूं। अब आपको ये बताना है कि ये कहां से बिलोंग करेंगे और ये परफेक्ट होंगे या इम्परफेक्ट होंगे। ठीक, जैसे मैं बोलूं कार्बन, अभी लिखे दे रहा हूं, उसके बाद बताना। ठीक है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सल्फर, वाटर। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी परफेक्ट है और कौन सी इम्परफेक्ट है, और किसका रिजर्वायर गैस है, किसका रिजर्वायर सेडिमेंट में, क्रस्ट में। सबसे पहले कार्बन का कैसी है, परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, कार्बन
परफेक्ट है, एग्जैक्टली परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक गैसियस है, ठीक, परफेक्ट है। रिजर्वायर कहां पर है इसका मतलब ये कहां पर पाई जाती है? पाया जाता है लेकिन माइन्यूट अमाउंट पे। ज्यादा कहां पे पाया जाता है? पाया तो हर जगह, हमारी बॉडी में भी है, हमारी बॉडी में भी है, लेकिन मेनली कहां पे पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और कहा जाता है ओशनिक बॉडी में। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो कार्बन अवेलेबल है वो ओशन में अवेलेबल है, बहुत अवेलेबल है ओशन में। क्यों? क्योंकि ओशन एक सिंक की तरीके से वर्क करता है। किसके तरीके से वर्क करता है? सिंक की तरीके से। जो एटमॉस्फेरिक हमारा कार्बन होता है ना, वो ओशन में ही सिंक हो रहा था। इसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट आया था कार्बन फर्टिलाइजेशन, और जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है। वो आगे कभी जब एडवांस लेवल की क्लास चलेगी। तो अब ये बताओ कि इसका स्टोरेज कहां पर है? मेजॉरिटी ऑफ ये कहां पर स्टोर होती है? या तो एटमॉस्फेयर में होगी या तो ओशन में होगी। और जो भी चीज एटमॉस्फेयर में हो और या ओशन में हो, उन सबको हम लोग गैसियस ही मानते हैं। तो ये परफेक्ट है प्लस गैसियस है। ध्यान रखना कि गैसियस साइकिल, गैसियस जो आपकी होगी वो कौन सी होगी? जो एटमॉस्फेयर में हो, ओशन में हो, उनको गैसियस हम बोलेंगे। सेडिमेंट्री का मतलब क्रस्ट में अवेलेबल है वो। कैल्शियम परफेक्ट होगी या इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये कहां पर पाई जाती है? सेडिमेंट में, मतलब कि क्रस्ट में पाई जाती है, ठीक। तो ये सेडिमेंट्री है। नेक्स्ट नाइट्रोजन। आमिर, नाइट्रोजन परफेक्ट होगी या इम्परफेक्ट होगी? परफेक्ट होगी। क्यों? गैसियस है, वेरी गुड, परफेक्ट है। क्योंकि ये क्या है? गैसियस है, जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है। ज्यादातर हमारे नाइट्रोजन कहां मिलती है? अब हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है इसमें भी नाइट्रोजन है, लेकिन हमने लिया कहां से? प्लांट के थ्रू। प्लांट ने कहां से लिया? एटमॉस्फेयर से। तो ये गैसियस है। नेक्स्ट सल्फर। सल्फर होगी, वो है इम्परफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये सेडिमेंट्री है। वाटर परफेक्ट, क्योंकि ये गैसियस है। और गैसियस का मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ एटमॉस्फेयर में हो, वाटर और एटमॉस्फेयर में दोनों जगह को ही हम लोग गैसियस वाला बोल रहे होते हैं। क्लियर? बहुत बेसिक सा है। तो एक बार मैं चाहता हूं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होती है? यस सर्वेश बेटा, आपसे बताइए। दूसरे में जाए, हाँ, तीसरे में जाए, फिर अपनी ही वाली ओरिजिनल वाली पोजीशन में पहुंच जाए, वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, ठीक। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से होता है राकेश? हाँ, रिप्लेसमेंट के आधार पर, रिप्लेसमेंट कितनी स्पीड में हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, इम्परफेक्ट हो रहा है। और दूसरा कौन सा होता है? रिजर्वायर, कि वो कहां पर पाई जाती है, ठीक। रिप्लेसमेंट में कितने तरीके हैं? दो, कौन से? हाँ, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होगा? एटमॉस्फेयर में पाया जाए। लेकिन परफेक्ट का मतलब क्या है? नियरली 100। कोई भी चीज 100% नहीं है, लेकिन नियरली 100%, जहां से वो निकली थी वो पूरी साइकिल कंप्लीट होकर वहीं पर पहुंच गई। इम्परफेक्ट का मतलब क्या है? जहां से निकली थी 100% वहां पर नहीं पहुंचेगी, कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे जाके खत्म हो जाएगी। और ये भी जरूरी नहीं कि 100% वही जगह पे पहुंचे। जैसे अब जैसे मान लो कि सल्फर कहीं किसी चट्टान से निकला, तो सल्फर जिस चट्टान से निकला उसके बाद निकलने के बाद वो किसी न किसी प्लांट में जाएगा, और प्लांट के बाद एनिमल में जाएगा। लेकिन क्या जो 100 यूनिट निकला था, क्या वो सब प्लांट में चला गया? नहीं। मान लो 60% पहुंचा और 40% जाके किसी दूसरी जगह पे स्टोर हो गया। तो ये जो 60% इसमें पहुंचा ना, अब ये 60% ही किसमें जाएगा? एनिमल में जाएगा। एनिमल में जाने के बाद ये फिर 60% किसी जगह पे स्टोर हो रहा होगा। तो जहां से निकला था उतना वहां पर पहुंचा ही नहीं, तो इस वजह से इसको इम्परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी साइकिल जो गैसियस और सेडिमेंट्री होती है, ये रिजर्वायर के आधार पर होती है। गैसियस क्या है? जिनका जो स्टोरेज है वो एटमॉस्फेयर में हो या ओशन में हो। बहुत बेसिक सा है। अब इसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, बस इसमें बस एक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो कार्बन साइकिल के बारे में बताओ कैसी चलती होगी कार्बन साइकिल के बारे में। अब ये क्रैश कोर्स है तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते। कार्बन साइकिल कैसे वर्क करती है? अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे प्रोसेस पता करने हैं, ठीक।
ग्रहण की और सर फिर उसके बाद उसको मतलब क्या नाम है कोई जानवर खा लिए, फिर वो सर मर गया, उसके बाद कार्बन फिर वहाँ चला गया पूरा। ठीक है, बहुत बेहतरीन। देखो एटमॉस्फेयर में मतलब कि वायुमंडल में क्या है आपकी CO2 है। अब CO2 को किसने लिया? प्लांट ने। अब प्लांट ने कैसे इनहेल किया? फोटोसिंथेसिस के जरिए। लेकिन साइमल्टेनियसली प्लांट ने थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी तो निकाल दिया है। कैसे निकाल दिया है? रेस्पिरेशन या श्वसन के जरिए से। ठीक, अब जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया हुआ था, मतलब उसमें जरूरत पड़ी थी, अब प्लांट को किसने खाया? एनिमल ने। एनिमल में हम और आप भी आ गए, समझ लो। ठीक, अब एनिमल ने क्या किया? इसके अंदर कार्बन आ गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड साइमल्टेनियसली एनिमल भी तो निकाल रहे हैं, रेस्पिरेशन के जरिए से वो भी तो निकाल रहे हैं। हम लोग भी तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं। अब उसके बाद एनिमल क्या हुआ? मर गया, डेड हो गया। जब ये डेड हो गया तो इसके बाद कौन है? डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर ने जब इसको डिग्रेड किया तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंच गई और ये साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। बस ध्यान रखना यहाँ पे क्या चीजें हैं कि रेस्पिरेशन का क्या रोल है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो सारी चीजें ईजी हो जाएंगी। वाटर के बारे में क्या है? वाटर तो बहुत ही ईजी है। वाटर का बस एक ही मैकेनिज्म है। वाटर साइकिल कैसे चलती है? सबसे पहले क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है? संघनन, ये तो बोलते हैं कंडेंसेशन। और संघनन के बाद क्या होता है? वर्षा, या इसको बोलते हैं वर्षण। इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, मतलब कि वाष्प बन के उड़ गया। संघनन का मतलब कंडेंसेशन, कि जो वाष्प एटमॉस्फेयर में थी वो धीरे धीरे संघनित होकर बूंद बनने लगी, और उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और उसके बाद जब ये बूंद बहुत भारी हो गई तो वर्षण हो गया। वर्षण का मतलब पानी बरस गया, परसिपिटेशन। अब ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो परसिपिटेशन है, वर्षण है, वर्षण कई तरीके का हो सकता है, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। वर्षण एक तो वर्षा हो सकता है जिसको हम लोग रेनफॉल बोलते हैं, एक बर्फबारी भी हो सकती है जिसको हम लोग आइसफॉल भी बोलते हैं। ऐसी चीजें में हो सकती है। और फिर ये जहां पर से निकला था वहीं पर ये पूरी तरीके से पहुंच जाता है। तो ये भी होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ से मतलब डिकम्पोजर है, मतलब उसको मतलब अपघटित करके कार्बन को ऊपर देते हैं। एकदम, क्योंकि प्रकृति ने हर इफ एंड बट के ऊपर काम किया है, हर इफ एंड। अब ये सोचो, जो ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था ना, कछुआ जो होता है, ऑलिव रिडले टर्टल उड़ीसा के कोस्ट पर एक आ गए। वहां पर आने के बाद क्या जितने आए थे वो सब वापस जाते हैं, कुछ उसमें मर भी जाते उसी कोस्ट के ऊपर। अब उनका क्या होता होगा? तो डिकम्पोजर हर जगह। अब तुम सब छोड़ो, यहां पर लाके किसी को छोड़ दो अभी, यहाँ पर तो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी डिकम्पोज हो गए वो पता नहीं क्या चीज होती है। चींटियां शक्कर रखी होती पहुंच जाती है ना अपने आप, कहीं भी पहुंच जाएंगी। तो ये प्रकृति ने सिस्टम ही इस तरह बनाया कि ऐसी चीजें पहुंच ही जाएंगी। ये चलेगा, वो डिकम्पोजर, ये सिस्टम बनता ही है। और मैं बताऊं, सच्ची बताऊं, मैं पर्सनल एक चीज बोलना चाहता हूं, ये कॉन्सेप्ट मुझे इतना पसंद है कि जो अगर इस कॉन्सेप्ट को, ये साइकिलिंग वाले कॉन्सेप्ट को अगर बिजनेस में लगाया जाए, बिजनेस में, तो दुनिया का ये सबसे सस्टेनेबल बिजनेस होगा। सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब क्या? अब जैसे देखो बायजूस के बारे में देखो, बायजूस में क्या हुआ भाई, $21 बिलियन की कंपनी, अभी कितनी की हो गई है? 3 बिलियन। अब भीख मांग रहे हैं ये, ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं थे। अब ये बताओ, तुम 9th 10th 11th 12th क्लास के बच्चे को, क्या सारे बच्चों को तुम डॉक्टर इंजीनियर बना दोगे? अब जब सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, सारे बच्चे IAS नहीं बन पाएंगे, सारे बच्चे PCS ऑफिसर नहीं बन पाएंगे, और लेकिन तुम सबको घुसेड़े हुए हो, सबसे पैसा मांग रहे हो, और सबसे तुमने पहले पैसा ले लिया, और पैसा लेने के बाद जब रिजल्ट आ ही नहीं रहा भाई, कहाँ से रिजल्ट आ जाए भाई? 15,000 गवर्नमेंट की सीट हो रही है, IAS में 1,000 गवर्नमेंट की सीटें, कैसे तुम सबको फिल करवा दोगे? और पैसा तुम सबसे ले रहे हो। तो पेरेंट्स ने एट द एंड ऑफ द डे जाके पैसा देने से मना किया। अब जब मना किया तो उसको फोर्सफुली मांगा गया,
अब देखो सस्टेनेबिलिटी का मतलब यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब ये है कि या देखो प्रकृति ने क्या बेहतरीन सिस्टम बनाया है कि कोई भी एक चीज होती है, स्टार्ट होती है तो वो खत्म हो जाती है। जैसे अब ये सोचो कि वाटर कहाँ था, ओशन में वाटर था, ओशन से क्लाउड में गया और क्लाउड से फिर ओशन में पहुंच गया। क्या इस मॉडल को हम लोग बिजनेस में नहीं लगा सकते कि जितना बच्चा हमारे पास आए, अगर वो आईएएस नहीं बन पा रहा, डॉक्टर नहीं बन पा रहा, इंजीनियर नहीं बन पा रहा, लेकिन कम से कम एम्पावर्ड होकर तो जाए। एम्पावर्ड इन द सेंस मतलब कि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो। अब ये बताओ, ये जरूरी नहीं कि सारा बच्चा आईएएस बने, ये रियलिटी है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा क्योंकि सबके बिजनेस बंद हो जाएंगे। अभी बताओ, बच्चा हमारे पास आ रहा है और क्या सबको हम पढ़ा कर ही सब कुछ करवाएंगे? अभी बताओ, इतना भयानक कंपटीशन। भाई पता है तुम्हें, इस बार नीट में 25 लाख फॉर्म भरे गए, 25 लाख। और प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के टोटल सीट पता क्या, वो भी 1 लाख से कम है। और गवर्नमेंट तो बहुत कम है, 15,000 से लेकर 35,000 या 45,000 के बीच में है। और एक प्राइवेट की फीस पता कितनी होती है? लगभग 1 करोड़। एरा मेडिकल कॉलेज चले जाओ तो 1 करोड़ प्लस है एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने की फीस। बाकी के 24 लाख लोग कहां जाएंगे यार? क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, वही सोचते हैं कि हम पढ़ाई करके सफल होना चाहते हैं। मैं नहीं बोला पढ़ाई के केस नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि ठीक है, पढ़ाई आप इस वजह से करिए कि आपकी इंटेलिजेंस खुले, लेकिन दूसरे सेगमेंट में भी तो चाहिए। अब यहाँ पे 25 लाख, अगले साल 27 लाख बच्चा हो जाएगा, और सीट क्या है, उतनी बढ़ रही है, उतनी ही है, और लगभग कमी हो रही है, बढ़ तो नहीं रही। तो ये सस्टेनेबल मॉडल है? नहीं, क्योंकि इशू ये हो रहा है कि जितना बच्चा 11th के बाद आता है, वो बच्चा नीट और जेई के अलावा कुछ करता ही नहीं। ग्रेजुएशन हो गया तो आईएएस पीसीएस के अलावा, एसएससी सीजीएल के अलावा कुछ करता ही नहीं। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब वन चाइना पॉलिसी में 7-7 बच्चे 8 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, और लेकिन पॉपुलेशन जब बढ़ती जाएगी और नंबर ऑफ सीट उतनी है, फिर सब ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। भाई गवर्नमेंट कैसे कर दे? मेंटालिटी लोगों की क्या है, इंडियन मेंटालिटी ही यही हो गई है कि भाई तुम पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के बाद आईएएस पीसीएस बनो, आईएएस पीसीएस या नीट जेईई के डॉक्टर। अभी सुनो, सब तो छोड़ो, अभी कल की न्यूज सुनो। आईआईटी बॉम्बे का एक रिपोर्ट आई है, पढ़े हो? आईआईटी बॉम्बे, अच्छा बताओ, कोई अगर आईआईटी किए हुआ हो तो तुम्हें क्या लगता है उसकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? अभी तक लगेगी भाई, एकदम लगेगी। और आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट पता है क्या है कि 36% वहां के जो स्टूडेंट हैं आईआईटीएन, उनको कंपनी पूछ तक नहीं रही है, 36% वालों को। और ये जो साले यहाँ पे है ना, एसआर ग्लोबल, ईकेटी बीकेटी भाई लखनऊ में, भाई तुम क्या बना रहे हो भाई? आईआईटीएंस को कोई नहीं पूछ रहा है, तुम्हारे घटिया ऐसे बीटेक वालों को कोई पूछ लेगा? क्यों उल्लू बना रहे हो भाई? 5-5 लाख रुपए के एक बच्चे से ले लिया भाई। ये जो एसआर ग्लोबल ओला है भाई, देख रहे हो हर जगह छपे, तुम बताओ क्या दे रहे हो? आईआईटीएंस को नहीं पूछ रहे, तुम्हारे घटिया ऐसे बीटेक वाले बच्चों को पूछ लेगा जिसकी कोई अहमियत भी नहीं है। क्यों? बस पैसा है, चल रहा, साम्राज्य बना हुआ है, कुछ लोग बेहतरीन मजे उड़ा रहे हैं। जब तक यहां से माइंडसेट चेंज नहीं होगा, भारत में पता है, भारत का यूथ पता है, अभी आईएलओ की, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जरूर ध्यान रखो, आईएलओ पे क्वेश्चन बनेगा जरूर। उसने बताया है कि लगभग भारत की 65 से लेके 85% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। कुछ ऐसे ही है, 65 से लेके 85 के बीच में, क्योंकि अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट में है भाई। क्यों है? क्योंकि सब चाह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। भाई गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक नंबर की गधी है, क्योंकि उसको सिर्फ मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा भाई, उसको कुछ भी नहीं आ रहा। और वो उसकी वजह से झेल कौन रहा? हमारा आप झेल रहा है। तुम मंदिर बनवा लो, मस्जिद बनवा लो, वही खुश हो। एक किताब आई है, जाके पढ़ लियो, अभी 1-1.5 महीना 2 महीना पहले लॉन्च हुई है, अनइक्वल। ऐसी धागा खोली से गवर्नमेंट की भाई, इस किताब ने, अनइक्वल किताब आई है, ऐसा धागा खोला है कि हम अपने पड़ोसी जो नेपाल और बांग्लादेश नहीं है, उनके पैर चाट रहे हैं। इतनी घटिया हालत हो गई है। पढ़ो जाए किताब, नहीं पढ़ेंगे, कोई बताएगा नहीं तुमको। गवर्नमेंट मंदिर मस्जिद बना ले, थोड़ा धर्म कर लें, प्राण प्रतिष्ठा करवा दें और वो करवा दें, थोड़ा मंदिर बनवा दें, बगल में मस्जिद भी बन रही है एक थोड़ी है। और ये मौलाना असदुद्दीन वैसी मस्जिद बनवा रहे हैं, मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, और जो देश का युवा है वो बना हुआ है कार्यकर्ता। हम कार्यकर्ता हैं, गधा कहीं का, इडियट।
उससे बड़ी गवर्नमेंट गधी, उससे बड़ी पब्लिक गधी, उससे बड़े तो मैं कहता हूँ पेरेंट्स वाले सब गधे। और सबसे ज्यादा मजा पता है कौन काट रहा है? ये SR ग्लोबल वाले गधे साले। सांसद बन के कुछ सिस्टम बना दिया है और तुम्हें तुम्हारे वाले बीटेक को कोई पूछेगा? साले थूकने तक कोई ना है। दुनिया में सबसे ज्यादा बीटेक वाले ही बेरोजगार टहल रहे हैं। अबे IITians को कोई नहीं पूछ रहा, तुम्हारे ऐसे बनाए हुए लोगों को कोई पूछेगा? घंटा नहीं पूछेगा, खाली लाते रहो। मेंटालिटी। जब तक ये सिस्टम नहीं आएगा जिस तरीके से प्रकृति ने हमको बताया है, कोई भी सिस्टम सस्टेनेबल होगा तभी चीज आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो अन्यथा पढ़ते रहो, यही सारी चीजें चलेंगी। फिलहाल नाइट्रोजन साइकिल, साला कभी कभी गुस्सा आता है यार। हाँ मतलब मन को तो उठा के मार दे मुंह पे, हमारा मन करता गोली से मार दी साला। बहुत जब फांसी होगी, कौन भगत सिंह का फांसी हुई, हमका का हुई, हमारा मन उठाए फांसी मार दी। मिल तो जाओ खाली हमको। चमन चक्र साले साले मतलब मैटर ये है कि ये नौकर है। DPSP पढ़े हो ना? DPSP का काम क्या था कि एक नौकर की अहमियत बता दी गई थी कि साले तुम नौकर हो और तुमको इस तरीके से काम करना है, इसके बियॉन्ड मत जाना। और वो आज डिक्टेटर बने बैठे हो और तुम सबको नचा रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने अधिकार ही भूल गए कि साला संवैधानिक हमारे अधिकार क्या है, प्रतिष्ठा क्या होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जिस दिन भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ गई ना, साला पगला जाएंगे वो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट होता है रिकॉल का, पढ़े हो? 4 तरह के स्टेप होते हैं ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी। 2 तरह की, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? हमने किसी को चुन के भेजा, वो हमारे लिए कानून बना रहा है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? ठीक है हमने भेजा तो है, लेकिन हमारा मेन अथॉरिटी है, जब हम चाहेंगे तब चीजें कर देंगे। तो 4 स्टेप होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, रिकॉल, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट, 4 होते हैं। उसमें एक होता है रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है? हमने जैसे कोई नेता को भेजा, अब जैसे वायनाड से राहुल गांधी जी को हमने भेजा और राहुल गांधी जी का ऐसा ही ये काम करना, और अगर ये काम तुम नहीं किए तो तुमको हम क्या कर देंगे? रिकॉल। और ये कौन करता? पब्लिक। हमको तो लगता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में आ गई ना तो जितने नेता हैं साले सब बाहर वापस आ जाएंगे, क्योंकि पब्लिक सबको बुलाएगी, क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा भाई। ये पावर होती है, ये पावर अभी हमारे हाथ में नहीं। लोकतंत्र अभी अपाहिज है भारत का। इवन हर जगह का लोकतंत्र अपाहिज है। जब तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, भारत का भला नहीं होगा। जितने भी लोगों को भेजा गया, सालों ने अपना अपना भरा, खुद कुछ भी नहीं किया। ये स्टेप भी हमारे पास नहीं कि उनको बुला लें, रिकॉल कर ही नहीं सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम फंसे में भाई। जिस देश की 80% पॉपुलेशन मुफ्त अनाज खा रही हो, उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी ये समझा ही जा सकता है। आपको पता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत भारत की लगभग 75 से 80% पॉपुलेशन अभी ऐसी है जो कि पीडीएस के अंतर्गत आती है, और इस समय भारत 2027 तक मुफ्त का अनाज खा रहा है। ये कोई अचीवमेंट नहीं, ये सबसे बदतरीन बात है कि किसी देश की जनता अभी मुफ्त में अनाज खा रही है, क्योंकि इतनी इक्विप्ड ही नहीं हुई है कि अभी तक अनाज खरीद ले। जिस देश के अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 80 से 83% यूथ अनएम्प्लॉयड हो, क्यों अनएम्प्लॉयड है? क्योंकि वो पढ़ रहा है। अगर थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद अगर कहीं से बचता है तो कार्यकर्ता बना हुआ है। हाँ, गधा, इडियट, कार्यकर्ता बना हुआ है। वो कभी ये सोचता भी नहीं कि ला भाई हम भी थोड़ा बिजनेस कर ले, क्योंकि बिजनेस तब करेगा जब इसके बारे में सोचेगा, और सोचेगा तब जब इन तरह की वाहियात तरह की बातों से बच के निकलेगा। ये सब होता नहीं। चलो चल रही है गाड़ी, लगेते रहो। बहरहाल ऐसा ना कुछ और हो जाए, पता नहीं पकड़ ले। नाइट्रोजन साइकिल देखो, नाइट्रोजन साइकिल। अब देखो नाइट्रोजन कहां पे अवेलेबल है? एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो चीज है वो नाइट्रोजन ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो ये नाइट्रोजन होती है, इसको ये कहां जानी चाहिए? प्लांट में, क्योंकि प्लांट से ही हमको ये अवेलेबल होगी। ये प्लांट में डायरेक्टली नहीं जा सकती। डायरेक्टली नहीं जा सकती तो इसको क्या किया जाता है? इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। किस फॉर्म में? अमोनिया, ठीक, अमोनिया आयन, अमोनियम आयन, इसी तरीके से नाइट्राइट, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ प्लांट होते हैं वो इसको यूज कर लेंगे, कुछ प्लांट होंगे इसको यूज कर लेंगे, कुछ प्लांट होंगे इसको यूज करते हैं, कुछ प्लांट होते हैं इसको यूज करते हैं। उसके बाद जब ये प्लांट में पहुंच गया तो फिर एनिमल में पहुंच जाएगा। इन सब के बाद कहां पहुंचेगा? वो एनिमल में। और एनिमल जब मर जाएगा तो एनिमल की बॉडी से क्या होगा? फिर वो नाइट्रोजन निकल के कहां पहुंच जाएगा? एटमॉस्फेयर में।
तो होता क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसमें जो प्लांट को इन फॉर्म में चाहिए, कुछ प्लांट इससे यूज कर लेंगे, कुछ इससे कर लेंगे, कुछ इससे कर लेंगे, कुछ इससे कर लेंगे। तो होगा क्या कि प्लांट को ये चाहिए, या तो ये चाहिए, या तो ये चाहिए, या तो ये चाहिए। तो नाइट्रोजन का जब अमोनिया में कन्वर्जन होता है तो इसको करने के लिए जो काम करते हैं वो कुछ बैक्टीरिया करते हैं, बैक्टीरिया, और जो कहां पर पाए जाते हैं? दलहन वाली फसलों की जड़ों में। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक, अब राइजोबियम बैक्टीरिया अमोनिया बन गया। अब इसके बाद अमोनिया से अमोनियम आयन बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन क्या बोलते हैं इसको? एमोनिफिकेशन। ये किसी दूसरे प्रकार की चीजें बन रहे होते हैं। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रेट वाला प्रोसेस होता है। अब इसके ऊपर कुछ चीजें हैं, मैं एक दो लाइन में लिखवाना चाहता हूं, उसको आप लोग लिख लीजिए, बस उसके बाद ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। एक दो लाइन लिख लीजिए बेटा, बहुत जरूरी है। लाइन क्या लिख लीजिए, ऐसा बस फिगर में बना रहा हूं, उसको बनाते हुए चलो। जैसे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से क्या बनेगी? अमोनिया। अमोनिया NH3। और ये किससे बनेगी? बैक्टीरिया लेग्यूम्स वाले। लेग्यूम्स का मतलब क्या है? जड़ों वाले, जो दलहन वाली फसलों में, दलों में होते हैं ना। और इसका नाम क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम। अब अमोनिया के बाद इसका होगा अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, जिसमें अमोनियम आयन बनेगा। अमोनियम आयन NH4+, अमोनियम आयन बनेगा NH4+। उसके बाद अब यहां पर तुम लोग को मैं एक होमवर्क दूंगा। एमोनिफिकेशन में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनके नाम आपको बताने हैं। और यहां पर भी दो तरीके के होंगे, ध्यान रखना। एमोनिफिकेशन में जो बैक्टीरिया होंगे वो दो तरीके के होंगे। एक होंगे एरोबिक और एक होगा एनारोबिक। एरोबिक का मतलब ऐसे जो कि एयर की उपस्थिति में काम करते हैं। एनारोबिक का मतलब हवा ना भी हो तब भी वो काम कर लेंगे। तो ये वाले बैक्टीरिया कौन से हैं और ये वाले बैक्टीरिया कौन से, ये आपको बताना है। ये होमवर्क है आप लोग के लिए। अब अमोनियम आयन से हम लोग किस चीज में जाएंगे? एग्जैक्टली, उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। इसके बाद क्या होगा? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि अमोनियम आयन से हम लोग किससे पहुंच जाते हैं? नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स NO2-। और ये काम करने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया हैं, इसके भी नाम आपको बताने हैं। मैं बता सकता हूं लेकिन मैं चाह रहा हूं चूंकि किताब में आप लोग देखोगे ना तो आपको और फिगर एक बार समझ में आएगा। सारे खाली बैक्टीरिया और आपसे बैक्टीरिया के नाम ही पूछे जाएंगे। और फिर नाइट्राइट से चले जाएंगे नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स में, और इसमें भी कोई ना कोई बैक्टीरिया होंगे। इन बैक्टीरिया के नाम होंगे। और फिर नाइट्रेट के बाद ये एसिमिलेशन का प्रोसेस चलता है। एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है किसी चीज में मिल जाना। एसिमिलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में मिल जाना। और एक और प्रोसेस होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो NO3- है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। और यहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया काम कर रहे होंगे। अभी बना लो इसको, फिर मैं तुमको बताता हूँ इसका प्रोसेस होता क्या है।
सीडोमोनास, थाइसोबैसिलस, ऐसे कुछ नाम होता है। ये फिगर बन गया, तो एक बार समझा देते हैं इसको पूरा। ये है डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें नाइट्रेट कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। अभी कर लो, मैं बताता हूं, अभी कर लो, मैं बताता हूं। साला गुस्सा आ जाता है कभी कभी। हो गया? अब देखो देखो, क्या मैंने बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको प्लांट ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे। किस किस तरीके से यूज करेंगे वो? कोई नया पेन ले लेते हैं। हाँ, किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं? या तो अमोनिया हो, या तो अमोनियम आयन हो, या तो नाइट्राइट हो, या तो नाइट्रेट हो। ये 4 तरीके से यूज करेंगे। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे बनती है? एक बैक्टीरिया से, जो कि कहां पर पाया जाता है? पेड़ों की जड़ों में। कौन सी पेड़ों की जड़ों में? दलहन वाली फसलों की जड़ों में। और इसको क्या बोलते हैं? राइजोबियम। तो ये बैक्टीरिया क्या काम करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया में। उसके बाद कुछ प्लांट अमोनिया को यूज नहीं करते, किसको यूज करते हैं? अमोनियम आयन को। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एमोनिफिकेशन। ये काम कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया 2 प्रकार के, एरोबिक, एनारोबिक। लेकिन कुछ फंगस और बैक्टीरिया डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया है कि फंगस डायरेक्टली जो है वो बना देते हैं इसको। ये बात हम लोग को ध्यान में रखनी है। कुछ फंगस डायरेक्टली, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद अब अमोनियम आयन को कुछ यूज नहीं कर पाएंगे, तो किसको यूज करेंगे? नाइट्राइट्स को या नाइट्रेट्स को। अब इस वाले मैकेनिज्म को, जब अमोनियम आयन से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट बनता है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। अब इसमें भी कुछ अलग बैक्टीरिया यूज होते हैं, यहां पर भी कुछ अलग बैक्टीरिया यूज होते हैं, इनका नाम होता है। अब देखो, जब नाइट्रेट बन गया तो नाइट्रेट के पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो जाके एसिमिलेट हो जाएगा, फिर से वही सॉइल के अंदर जाके फिर से चीजें मैनेज हो जाएंगी, या तो उसको फिर से डीनाइट्रिफिकेशन होता है, मतलब कि ओरिजिनल वाली नाइट्रोजन में वो फिर कन्वर्ट हो जाता है, और ये काम फिर बैक्टीरिया कर रही होती है। तो ये एक पूरी साइकिल है, और उसके बाद साइकिल जाने के बाद सारी चीजें मिल जाती हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में फिर से। तो यहां पर जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो यहां पर होगा उन बैक्टीरियाओं के नाम जो कि अमोनिया को, मतलब कि नाइट्रोजन को अमोनिया, अमोनिया को अमोनियम आयन, अमोनियम आयन को नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट में बनाते हैं। इन बैक्टीरिया के नाम ये आपको याद रखने हैं। मैं यहाँ पर इस वजह से नहीं बता रहा हूँ, अभी लिखा सकता हूँ, जैसे सीडोमोनास, थाइलोबैसिलस, ये सब लिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आपको फिगर दिमाग में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें रहेंगी, इसको बस हम लोग को ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इससे आपका काम बन जाएगा। इज दैट क्लियर? बस ये वाला चैप्टर क्लोज। कल हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको देखने के बाद फिर हम लोग पोल्यूशन के ऊपर आएंगे, और पोल्यूशन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके वो भी ऐसे देखेंगे, लेकिन उसकी जो PT 365 वाली सीरीज है उसके अंतर्गत कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।